एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सर श्री राहुल जी नाडा, हमारे आज के मुख्य अतिथि एवं आज तक के सीनियर क्राइम एडिटर श्री तंस खान साहब, विशेष अतिथि एवं ऑटकॉम की संस्थापक श्रीमती कविता कोसरवाल जी, श्रीमान तस्नीम जी हैदर एवं श्रीमान सुप्रदीप जी बैनर्जी आज तक और मंदसौर यूनिवर्सिटी में पधारे हुए मेरे सभी गणमान्य अतिथियों और शिक्षकों, छात्रों एवं मंदसौर यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। से परिपूर्ण सोच का नया संचार किया है और उसी के विस्तार के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसी कोर्स से जुड़े हुए भिन्न भिन्न क्षेत्रों और उन सभी क्षेत्रों पर प्रकाश डालने और भविष्य की आवश्यकता नहीं है। इनकी शख्सियत अपने आप में सबसे अलग, सबसे खास है। हमारे आज के मुख्य अतिथि एवं इंडिया के सबसे तेज न्यूज चैनल आज तक के सीनियर एडिटर श्रीमान शम्स ताहिर खान साहब की तरफ था। इन्होंने सन 2000 में आज तक ज्वाइन किया। सन 2000 में ही आज तक चैनल की शुरुआत हुई और तब तक उसके पहले कुछ संस्थापक सदस्यों में से सर भी एक हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत। सबसे लंबा कार्यकाल आज तक में इनका रहा है और इनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस भावना दोसरिया को। तालियों में कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। कंटिन्यू है। इन्होंने अपना निरंतर परिश्रम से इन्होंने आज ये ब्यूरो चीफ क्राइम के बन चुके हैं। इनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मुस्कान खान को। और हमारे करियर की शुरुआत इन्होंने एज ए राइटर की थी। हाई स्कूल की बाद ही इनका रुझान करियर, मतलब इनका जो पूरी रुचि थी वो एज ए पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन में ही थी। इन्होंने आज तक और शोज आज तक पर ही होस्ट किए हैं और सर की एक अपनी एक अलग छवि है मीडिया और पत्रकारिता की फील्ड में। इनके पुष्प स्वागत के लिए मैं बोला विचार साझा करेंगे हमारे यहाँ के वाइस चांसलर आदरणीय श्री दिलीप कुमार जी पटनायक। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पर आप कुछ विचार जनाब शम्स खान जी, कविता जी, my fellow colleagues and my dear students, I welcome you to this launching ceremony of our program. आज मुझे ये कहा गया कि कुछ हम कहें आपको मंदसौर यूनिवर्सिटी के बारे में और हम क्या करने जा रहे हैं। एंड आई एम श्योर आप लोग जब आए तो कोई ना कोई हमारा वेबसाइट देखे होंगे, कुछ तो जाने होंगे। So most of them, you know the facts of this university, but I proudly stand here to give you the feeling of this university. ये आज मैं तो खुला कार्बोरेटर खोला, फटाफट खोल के उसको देखा, कुछ कचरा जम गया है, हो गया है। And his age was near about 17-18 years. उसको इंजन के बारे में कुछ पता नहीं है। What is IC, इंटरनल कंबक्शन इंजन, कुछ पता नहीं है। 2 स्ट्रोक क्या होता है, 4 स्ट्रोक होता है, कुछ पता नहीं है। लेकिन मुझे पता है आईसी क्या है, मुझे पता है 4 स्ट्रोक क्या होता है, 2 स्ट्रोक क्या होता है, ये सब होता है। बट आई कुड नॉट डू दैट। सो दिस इज द टू डिफरेंस बिटवीन। वो अपना प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट बन गया। जब भी मैं उसके बारे में पढ़ा हूं, आई क्लेम माई सेल्फ मास्टर, आई कुड नॉट डू दैट। तो आज की भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे मीडिया भी जो है, दे आर वेरी एक्सपर्ट ऑन दैट। लेकिन हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग द यूनिवर्सिटी टू क्रिएट सम वैल्यूज, टू पुट सम वैल्यूज, टू ऐड सम वैल्यूज टू दैट, सो दैट ये एक्सपर्ट के साथ साथ मास्टर भी बन जाए। तो ये हमारा यूनिवर्सिटी का एक एम्बिशन है और इंटेंशन भी है। आज हम डिस्कशन में कुछ सुन रहा था, आई वाज क्वाइट अमेज्ड। जैसे कुछ मीडिया जो है, ये डिस्कशन हो रहा है, पहले प्रिंट मीडिया था। प्रिंट मीडिया को हम बहुत सारे इज्जत देते थे और प्रिंट मीडिया हमारे लिए एक बाइबल हो जाता था, क्योंकि आज तक भी हिंदुस्तान में हम कुछ बात करते हैं, कुछ झगड़ा होता है तो दूसरे वाला पूछता है कहां लिखा है, दिखाओ। So that means anything written is correct. That has become this हम इसको कहते हैं कि बाइबल है, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे लिए मीडिया यही था, जहां अगर प्रिंट हो गया न्यूज़पेपर में एक बार, हम उसको मानते थे यही सच है। उसके बाद और एक दौर आया, उसका दौर आया
उसको हमने कहा कि डिजिटल मीडिया, फिर ई मीडिया सब आ गया। तो वहां क्या होता, कुछ लिमिटेशन था, हम ज्यादा दूर उसको स्प्रेड नहीं कर पाते थे। अगर दिल्ली में है, दिल्ली के आसपास है, मंदसौर में, मंदसौर के आसपास है, तो उसके लिए हमने और एक कुछ आ गया, ई का जमाना आ गया, उसको हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। वहां पे भी कुछ हुआ, उसको भी हमने कुछ हमने कहा नहीं ये भी सच है। फिर भी प्रिंट मीडिया के एक अलग सा इमेज रहा अभी तक भी। ये इसके बाद क्या हुआ, ये दोनों मीडिया के बाद अभी एक आ गया सोशल मीडिया आ गया। ये ह्यूज क्वांटम जंप है। इस दोनों मीडिया और सोशल मीडिया में डिफरेंस है। आज मैं भी सुन रहा था कि उसमें कुछ नहीं है, लगाम नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। पहले दो मीडिया में ये होता था, दैट वाज यूनिलैटरल है। आप कहते थे, हम सुनते थे, आप जो प्रिंट करते थे हम इसको पढ़ते थे। अगर इसमें कोई मेरा कुछ ऐतराज है, कुछ ऑब्जेक्शन है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, मैं आपके पास नहीं पहुंचा पाऊंगा। अगर पहुंचा को भी के संपादक को पत्र लिखता था, उसमें पता नहीं हजारों में से कोई आपको जो शूट करता था वो आप छापेंगे। लेकिन अभी सोशल मीडिया क्या आ गया, अभी ये आ गया कि ये बाई डायरेक्शन आ गया, मुझे कुछ पसंद नहीं है मैं कमेंट करता हूं, हो सकता है, लेकिन उसमें क्या है, क्वालिटी ऑफ दैट कमेंट इज बीइंग डिटोरिएटेड। वहां पे हम देखते हैं ऐसे कुछ कमेंट देते हैं और किसी जैसे किसी अकाउंट को, ट्विटर को बंद करना पड़ता है, कभी किसी को ऑब्जेक्शन देना पड़ता है। और इसमें क्या होता है, देयर इज नो सॉर्ट ऑफ दिस वैल्यू अटैच्ड टू इट। कभी कभी एक अलग सा माहौल बन जाता है दिन में। तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ सिटीजन ऑफ दैट, इस मीडिया में एक वैल्यू कैसे पैदा करें। सो लेट अस ऐड सम वैल्यूज टू दैट। हम तो मीडिया बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इसके मीडिया तो बहुत अच्छा हो रहा है, रियली आई अप्रिशिएट। अगर मीडिया नहीं होता तो हम जो है आजकल क्या होता है उसको पता भी नहीं चलता। एंड ये मत अभी हम कह रहे हैं कि मीडिया ज्यादातर न्यूज के व्यूज हो गए, लेकिन मैं उसको मानता नहीं हूँ। हाँ, ऐसा होता है, कभी कभी अपना व्यू भी देता है, बिकॉज दोज हु आर क्रिएटिंग दिस न्यूज दे आर आल्सो एन सिटीजन, दे डू हैव सम सॉर्ट ऑफ देयर व्यूज, कभी कभी वो आ जाता है। बट हम यहाँ क्या करते हैं, व्हाट वी आर इंटेंडिंग, हम एक 3 साल का कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसमें प्रिंट मीडिया का भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का भी होगा, एडवर्टाइजिंग हम कैसे करेंगे, और उसके साथ हम अभी बेंगलोर का एक ऑर्गेनाइजेशन है कमिट, और वहाँ का एक अलुमनस भी हमारे साथ है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। और अभी तुरंत बाद आप उनको सुनेंगे, शीज नन अदर देन कविता शर्मा। और हमारा जो है, हम क्या करने वाले हैं अभी कि हम आप लोगों का जो एक्सपर्टाइज है उसको हम अभी आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वी सोलिसिट योर हेल्प from all the media, from the print media, from the e-media, and also all the people, those who are active in the social media. तो उसको हम वैल्यू कैसे ऐड करें, और उसके बाद ये मीडिया और यूनिवर्सिटी, ये एजुकेशन में एक विन विन सिचुएशन हो जाएगा। जैसे सारे मीडिया में होता क्या है, यू नीड सम पीपल, कभी आप उसको ट्रेनिंग कहते हैं, और ट्रेनिंग को क्या करना पड़ता है, दे मस्ट नो अबाउट दैट, व्हाट हिज बॉस वांट्स अबाउट दैट। मुझे एक याद आ रहा है, आप सबको याद होगा कि नेहरू साहब का एक सेक्रेटरी थे, मथाई। ऑफ कोर्स उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी हो गया उनका, और कुछ नटवर सिंह ने एक किताब भी लिखा था, वन लाइफ इज नॉट एनफ, ऐसे कुछ, दैट इज डिफरेंट। पर मथाई के बारे में ये कह रहा हूं मैं, एंड ही वाज सच ए गुड सेक्रेटरी। नेहरू साहब को कुछ अगर लिखना पड़ता था, वो उनके तरफ देखते थे, तो मथाई साहब को पता चल जाता नेहरू साहब क्या सोच रहे हैं, देन ही कुड राइट ए ड्राफ्ट। 1947 में जब ये हमारा पार्टीशन हो गया, पार्टीशन होने के बाद माउंटबेटन साहब चले गए तो शिमला 3 महीने के लिए छुट्टी में, और नेहरू साहब यहाँ देखे कि अभी क्या, माउंटबेटन साहब को एक चिट्ठी लिखे, तो सिर्फ उन्होंने मथाई साहब को कहा कि मुझे माउंटबेटन से बस इतना ही कहना था, और उनको ये मथाई साहब को समझ में आ गया, और उन्होंने अच्छी तरह से लेटर ड्राफ्ट किए, खुद गए थे माउंटबेटन के पास शिमला, एंड उनको कहे कि आप आ जाइए 3 महीने के लिए, उसको संभालिए। ये होता है, मैं इसलिए कहता हूँ, व्हाई आई एम साइडिंग दिस, आई एम नॉट साइडिंग इन पॉलिटिकल कमेंट इन दिस। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो होता है पत्रकारिता का जो होता है, ड्राफ्टिंग का होता है। सो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हमें इसको ऐसे करना है कि वी विल क्रिएट सम पर्सन्स, स्पेशली आज तक एंड कविता जी
all my media friends this occasion, and thank you very much to be here. थैंक यू सो मच को एक दी है पिछले एक दशक के अंदर, तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए मीडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा और बहुत सारा कंफ्यूजन है कविता कोसरवाल की कविता शर्मा, तो इट इज कविता शर्मा जो शादी के पहले का था और आई स्टिल कंटिन्यू विद दैट। बहुत सारे बड़े और सीनियर लोग हैं मेरे सामने, शम्स सर के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, तो एक दो किस्से मैं इसी स्लाइड में शेयर करूंगी। और नरेंद्र सर के सामने कुछ बोलना ऐसा है कि सचिन तेंदुलकर के पहले आके बैटिंग करना, तो आप समझ सकते हैं मतलब मेरी सिचुएशन। तो ऑल आई मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपने करियर की शुरुआत की थी, कॉमेट से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बहुत सारी चीजें सीखी है और अब मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रही हूँ पिछले 9 साल से इंदौर में, और हम लोग का एक ऑफिस हैदराबाद में है। अभी शम्स सर से कोई बात हो रही थी और सर ने ये कहा कि डटे रहना जरूरी है, पर ज्यादा डट नहीं पाए 2008 में, इसलिए आज तक से शिफ्ट होकर इंदौर में एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोली। 6 स्लाइड में मेरा पूरा क्रक्स है कि मैं मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग को मैंने जोड़ने की कोशिश की है। इसमें कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है, जो भी चीजें हैं बहुत वनीला आइसक्रीम की तरह है, पर अधिकतर हम लोग वनीला को ही मिस कर जाते हैं। तो बहुत कॉमन सेंस वाली बातें जो मैंने सीखी और आफ्टर 15 इयर्स आई रियलाइज, सो आई जस्ट मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें 6 स्लाइड में मैं कैसे खत्म कर सकूँ। तो पहला है बी ऑन टाइम। बचपन से सुना है, स्कूल में ये किया है, मास कम्युनिकेशन कॉलेज में गए, शम्स सर की तरह बहुत सारे सीनियर्स आते थे और हमेशा एक चीज पे बड़ा एम्फेसिस करते थे कि पत्रकार के लिए समय पे होना बहुत जरूरी है। सुनी सबकी बातें, गेस्ट लेक्चर सुना, और वो पत्रकार को मैं साथ लेके गई। मैंने बोला सर आप बता देना कि इनसे 3 सवाल क्या पूछूं। जैसे तैसे उनसे सवाल लिया, उस दिन नौकरी का दिन बच गया। सो दैट वाज माय फर्स्ट लेसन ऑन बीइंग ऑन टाइम। अब इसको मैं एडवर्टाइजिंग में बोलूं तो पिछले 8-9 साल से हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहे हैं, बहुत सारे हमारे कंपटीशन है। सिर्फ एक एज जो हमारे पास है, जो दूसरे एजेंसी से ज्यादा बेहतर है, कि हम हर काम समय पे देते हैं। जैसे सर का जो ये पोस्टर बना था, शम्स सर का ये होर्डिंग, तो यदि इसको 26 को लगना है तो मेरे को समय की कीमत समझनी पड़ेगी। तो जितने भी कोर्सेज होते हैं, चाहे हम मास कम्युनिकेशन बोले या हम MBA बोले, ये सारे कोर्सेज हमें बेसिक चीजें सिखाते हैं, पर हम उनको जनरली इतना सीरियसली लेते नहीं है। तो जो पहला चीज है जो मैंने सीखी मास कम्युनिकेशन कोर्स से, जो शायद हमारे पेरेंट्स पूरी जिंदगी लगा देते हैं सिखाने में, दैट इज बीइंग ऑन टाइम। तो ये पहला मुझे लगता है कि दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यदि आप जर्नलिज्म का सोच रहे हैं या किसी भी फील्ड का सोच रहे हैं, तो जो समय की कीमत करता है, समय उसकी कीमत करता है, और आपको मौका मिलता है अपनी कहानी बताने का। नहीं तो आप कभी बोल ही नहीं पाते हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और आपका कोई अचीवमेंट नहीं होता है। नाउ आई मूव टू द सेकंड स्लाइड। इस है जो मीडिया कोर्स या कोई भी कोर्स या कोई भी स्कूलिंग आपको सिखाता है। आजकल अभी डिस्कशन ऊपर चल रहा था कि आजकल अभी भी लोगों के पास प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी ओपिनियन रखते हैं और सवाल कम पूछते हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि हमें तो सब पता है। वी डू नॉट आस्क क्वेश्चंस, सो वी नीड टू हैव दैट करेज। और बहुत आसान लगता है ये, मैं आपको बता रही हूँ, जितनी चीजें लग रही हैं अभी सबको लगता है हाँ इसमें क्या है, कोई भी सवाल पूछ सकता है। बट वेन यू आर ऑन ग्राउंड, वेन यू आर डूइंग थिंग्स, आपको लगता है कि नहीं, हमें वही हिम्मत हम जुटा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है तो लोग हंसेंगे। मैं आपको इसका एक उदाहरण देती हूँ। जर्नलिज्म में जब ज्वाइन किया, कर्नाटका में मैंने मेरा जर्नलिज्म किया था, बैंगलोर में। सवाल तो हमने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे ही नहीं, 2 साल तो ऐसे ही निकल गए। सारे सीनियर पत्रकार सवाल पूछ लेते थे और हम उनसे बाद में पूछते थे सर अच्छा इसमें स्टोरी क्या है, और स्क्रिप्ट बना के ले आते थे। सर आपको याद होगा IISc का टेररिस्ट अटैक हुआ था बैंगलोर में, और हम लोग लेट पहुंचे क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। तो उस दिन सवाल में फिर से मेरी एक बार नौकरी बचाई, और मैं तब आज तक में थी, और आज तक में तो सारा खेल ब्रेकिंग न्यूज का होता है। तो जब तक मैं रास्ते में थी, जो मेरे बॉस थे, इमीडिएट बॉस इमरान साहब, वो
बोल रहे थे अब तुम वापस ऑफिस आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, हमने स्टोरी मिस कर दी। अब हम पहुंच तो गए, अब कुछ तो करना था और कोई भी कंफर्म नहीं कर रहा था कि टेररिस्ट अटैक है कि नहीं। मैं और मेरे कैमरामैन एकदम पहुंच गए, बहादुरी से देखा, खून वून पड़ा हुआ है। और तब जॉइंट कमिश्नर क्राइम नारायण गौड़ा हुआ करते थे। मैंने मुझे आज जान बचानी है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सवाल पूछो। मैं गई, मैंने सर को बोला सर आपने आज इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो मेरी तो खैर नहीं। उन्होंने पूछा पूछो। मैंने बोला सर ये आतंकवादी हमला है कि नहीं? उन्होंने बोला हाँ। तो मैं ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं कर पाई, पर आई वॉज द फर्स्ट जर्नलिस्ट जिसने ये न्यूज कंफर्म की कि आतंकवादी हमला था। और जब तक मैं ऑफिस पहुंची और आशुतोष सर जो भी आप में है, तो उन्होंने बोला आज सिर्फ ये न्यूज तुमने कंफर्म की है कि आतंकवादी हमला है, दैट इज व्हाई यू आर सेफ। एंड आई रियलाइज कि यदि उस वक्त मुझ में वो करेज नहीं होता, यदि मैं अपने आप को उस तरीके से तैयार नहीं करती, आई वुड हैव मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। इफ आई कम टू एडवर्टाइजिंग फील्ड, हम हमारे क्लाइंट से हमेशा सवाल पूछते रहते हैं। नाटा जी से भी कई बार 1-1 घंटे का डिस्कशन होता है, ये बोलते हैं ऐसा करना है, तो हम पहला सवाल पूछते हैं सर क्यों करना है? जर्नलिज्म का सेमिनार करना है, सर क्यों करना है, इससे क्या होगा? क्योंकि यदि हम सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब नहीं मिलेंगे और हम किसी भी सही चीज तक पहुंच नहीं पाएंगे। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वन शुड नो एज अ स्टूडेंट या इंडिविजुअल की तरह। मुझे लगता है कि हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। हम लोग का स्कूलिंग तो बड़ा ट्रेडिशनल होता है, तो पहले ही बोल दिया जाता है सवाल मत पूछना, सब तेरे पे हंसेंगे। तो एटलीस्ट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉलेज, और यदि आप प्रोफेशनल कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एंटर हो रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सवाल पूछना। इनोवेट, नया नया नया। आज नया क्या है? कई बार जर्नलिस्ट को फोन आते हैं, हाँ भाई क्या खबर है आज, क्योंकि इवेंट्स तो रोज होते नहीं, कत्ल रोज होते नहीं है। इसमें शायद ये शम्स सर को भी नहीं पता है कि मैं किस्सा सुनाती हूँ। क्राइम जर्नलिज्म का बहुत शौक था और बड़ा मजा आता था। एक मर्डर हुआ था बैंगलोर में, और बहुत छोटा सा गुंडा था जो कि मर्डर करता था। उसने 6-7 मर्डर कर लिया और मैंने इंस्पेक्टर को पूछा सर इसमें अलग क्या है? उसने बोला अमावस्या की रात को काली माना जाता है, पर एक कातिल ना पूर्णिमा की रात को कत्ल करता है। मैंने बोला ठीक है। मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी, क्योंकि इनोवेशन आप तो सोचते हो ना जैसा मिल रहा है आप तो वैसा लिख दीजिए। मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिखी और नीचे लिखा PS, और मैंने लिखा ये पूर्णिमा की रात को कत्ल करता है। ठीक है साहब, घर पहुंच गए। वारदात का चल रहा था ट्रेलर, पूरा बिल्डअप। अभी तक आपने देखा है अमावस्या की रात के कातिल को, आइए मिलाते हैं पूर्णिमा की रात के कातिल। मैं सोच रहा हूँ ये स्टोरी तो मैं करके आई, पता नहीं किसी और जगह भी हुई होगी। और मैं प्रोमो बिल्कुल देख रही हूँ। मैं मेरे हस्बैंड को बोला ऐसे कुछ आज मैंने कवर किया, पर वो स्टोरी इतनी खास नहीं है। फाइनली देयर वाज अ 20-minute प्रोग्राम ऑन इट। उसमें मेरा कुछ नहीं था, एक सिंपल सा मर्डर था। जो टीम वारदात को पूरा प्रोड्यूस करती है वो उनकी क्रिएटिविटी थी, वो उनका इनोवेशन था। और मतलब बाकी सबको तो छोड़िए, मेरे हस्बैंड वगैरह वो तो ठीक है देखते हैं, मैं बीइंग अ रिपोर्टर खुद देख रही हूँ अच्छा पूर्णिमा की रात का कातिल कौन है, एंड देन आई सी इट इज माय स्टोरी। 2 चीज हुई, एक तो मुझे 20 मिनट का ऑन एयर टाइम मिला, जो कि एक बैंगलोर के पत्रकार के लिए मिलना बहुत मुश्किल है। और दूसरा चीज, जो इंस्पेक्टर ने मुझे बताया था वो रातों रात हीरो बन गया, क्योंकि उसको 20 मिनट का आज तक पे टाइम मिला। नाउ दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन ये नहीं है कि हम क्या बड़ा कर रहे हैं, इनोवेशन ये है कि हम रूटीन चीजों में क्या नया ढूंढ रहे हैं। यदि हम वो नहीं करेंगे, और मैं बोल रहा हूँ ये सब एक्सपीरियंस के साथ आता है, आई एम स्टिल लर्निंग। पर मैं वही बोलती हूँ कि मैं आई एम श्योर शम्स सर ने रियलाइज नहीं किया होगा ये, बट आज भी मेरे हस्बैंड मुझे चिढ़ाते हैं पूर्णिमा के रात के कातिल तो तुम ही ने बनाए थे। बट 20 मिनट का टाइम एक 25 साल के जर्नलिस्ट को मिलना एक बहुत बड़ी बात थी। कमिंग टू एडवर्टाइजिंग, नाउ वी वर्क विद लॉट ऑफ क्लाइंट्स। दैनिक भास्कर हम लोगों का क्लाइंट है। उन लोगों ने, आप लोगों ने भी रियलाइज किया होगा कि उन्होंने शुरू किया है नो नेगेटिव मंडे, राइट? तो ब्रीफ उनकी सिंपल थी कि हम सोमवार को अपने अखबार में कुछ नेगेटिव नहीं छापेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल यही था मीडिया में होने के बाद, क्योंकि क्राइम, क्रिकेट ये और सिनेमा, ये 3 चीजें बिकती हैं, 3 सीन। मैंने बोला चलेगा कैसे अखबार? नहीं, इसको बड़ा करना और ये करना है। हम लोग टीम के साथ बैठे थे, मेरी टीम के कुछ लोग हैं, हम लोग सोच रहे थे क्या नया कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे देखूं तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट में डिफरेंस है कि हम सोमवार को कोई नेगेटिव खबर नहीं छापेंगे। वी थॉट लेट्स मेक इट लार्जर देन लाइफ।
हम इसको कैसा बड़ा कर सकते हैं। नेगेटिविटी सबके दिमाग में होती है, अपन पेरेंट्स को फोन कर रहे हैं और फोन नहीं उठ। सो वी बिल्ड अ होल कैंपेन कॉल्ड नो नेगेटिव लाइफ, और वो कैंपेन अभी भी हम चला रहे हैं, हमने उसको 2 महीने चलाया है। उसकी मैं आपको फिल्म दिखाऊंगी, और उस कैंपेन को 2 साल पहले करीब 70 अवार्ड मिले हैं, और मोदी जी ने भी उसकी काफी प्रशंसा की है। एक छोटे से आइडिया को बड़ा करने में स्वामी सुखभोगानंदा, जिन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर किया था, मैसूर के घराने की थी, उन्होंने अपनी वाइफ को जिंदा दफना दिया था। अगेन यंग पत्रकार, बॉस ने बोला चले जाओ कोर्ट में, चले गए। कोर्ट की हियरिंग में हर जगह स्क्रॉल चल रहा है, मुझसे पूछा क्या धारा लगाई जज ने। बोला सर जज की आवाज ही नहीं आई मेरे पास। तो उन्होंने बोला धारा कौन सी लगाई। मैं बोला मैं लॉयर थोड़ी ना हूँ, मुझे कैसे पता चलेगी धारा। इसे ठीक है वापस आ जाओ। मैं वापस आ गई। Now one thing that I learned that day, और उस दिन लाइव में मेरी जगह इमरान कुरैशी खड़े थे, और वो स्टोरी पूरे दिन चली थी, मतलब मेहनत पूरी 3-4 घंटे मैंने की थी, और लाइव कोई और पत्रकार दे रहा था, क्योंकि मैंने सीखने की कोशिश नहीं की थी उस दिन। ठीक है मैं लॉयर नहीं थी, पर उस वक्त मैं मौजूद थी, मैं पता कर सकती थी कि धारा कौन सी लगी और उस धारा का मतलब क्या है। आई लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी, राइट। अगेन कनेक्टिंग इट टू एडवर्टाइजिंग, हम लोग हमारी टीम को हर दिन बोलते हैं, देयर आर 25 people those who work with me, हम यदि नया नहीं सीखेंगे तो हमसे बेहतर कोई आएगा और वो अपॉर्चुनिटी हासिल कर लेगा। यदि हम हर दिन क्लाइंट से उसके बिजनेस के बारे में नहीं सीखेंगे तो अच्छा नहीं कर पाएंगे। सपोज आज MU मास कम्युनिकेशन कोर्स लॉन्च कर रहा है, अब मेरी जिम्मेदारी सिर्फ शम्स सर का बैनर बनाना नहीं था, मेरी जिम्मेदारी है MU के साथ ये सोचना इस कोर्स को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, किन लोगों को बुला सकते हैं, क्या वैल्यू ऐड होगा। इससे 2 फायदे होते हैं एजेंसी के तौर पे। एक तो हमें सीखने मिलता है, क्योंकि हम तो यूनिवर्सिटी खोल नहीं सकते। दूसरा, आप जब किसी दूसरे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो आपकी जो नींव है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। सो दैट इज व्हाई आई हैव अटैच्ड दिस स्लाइड। और ये यंगस्टर्स के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि मेरा भी 6.5 साल का बेटा है, और मैं उसको बोलती हूँ ये पता है, हाँ आई नो, उनको आता कुछ नहीं होगा, पर आई नो इज अ वेरी वेरी कॉमन thing that we hear from everybody. Impact. जर्नलिज्म ज्वाइन किया तो देश बदलना था मुझे, और मुझे था कि एक कहानी देश बदल सकती है। बहुत कोशिश की, 7-8 साल काफी अच्छा एंजॉय भी किया अपना टेन्योर, और मजा आया। एक स्टोरी कब्रिस्तान में मुर्दे बिकते हैं, वो एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुई थी, वो अवार्ड मिला नहीं मुझे, बट ठीक है, लगा कि ठीक ठाक कर लिया है। बट इम्पैक्ट जरूरी नहीं है कि कहीं एक जगह से ही मिले। यदि आप टीवी जर्नलिस्ट हो तो ही आप देश को बदल सकते हो, या अपने आसपास के लोगों में कुछ बदलाव ला सकते हो। मुझे लगता है कि इम्पैक्ट चाहे कोई भी, हमें से बेटा कोई भी इंसान हो, वो ला सकता है। इट इज अबाउट कि आप कितने एफर्ट डाल रहे हैं। और मैंने जनरली देखा है ना, हम लोग हीरोइज्म बाहर ढूंढते हैं, हम लोग ढूंढते हैं अच्छा ये है, ये बड़ा इंसान है, इसने ना जरूर कुछ किया होगा। जो चीजें वो कर रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं। हम जो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, पिछले 8 साल में हमने 3 काम ऐसे किए एज ए एजेंसी। ऑफ कोर्स पैसे तो हम कमा ही रहे हैं, उसके अलावा हमने एज ए एजेंसी 3 काम ऐसे किए विच आई एम प्राउड ऑफ, माई टीम इज प्राउड ऑफ। आई विल जस्ट शो यू अ वीडियो जो मैं बात करी थी लिव नो नेगेटिव की। इसमें हमने दिया था कि आप इसे आगे देखना चाहेंगे, क्योंकि अब तक सबका माइंड बन चुका है कि क्या आगे होने वाला है। एक लड़की का रेप होने वाला है, एक औरत आत्महत्या करने वाली है।
जो इसका पहला पीस था जो बिल्डअप करने का था वो ट्रेनिंग मुझे आज तक से मिली है, और सेकंड पीस की ट्रेनिंग दैनिक भास्कर से मिली है कि दिस इज व्हाट दे वांटेड टू शो। उन लोगों ने एक सर्वे कराया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे मुझे नहीं पता कि उसमें आप लोग कितना यकीन कर पाएंगे कि नहीं, बट बड़ा जेन्युइन सर्वे था, इप्सॉस ने किया है, और कहा गया है कि 80% लोग मंडे का अखबार पढ़ने के बाद दे फील पॉजिटिव। तो मुझे लगता है ये अपार्ट फ्रॉम अ बिजनेस, यदि मैं इसको बिजनेस के तौर पे नहीं देखूं, हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है एज अ टीम भी, कि एक जो नेगेटिविटी हमारे समाज में है हम उसे बाहर ला पाए, और जो टिपिकल परसेप्शन है, आपने पहले 4 बिल्डअप देखे होंगे, हमने अपना मन बना लिया इस लड़की का रेप होने वाला है, ये औरत आत्महत्या करने वाली है और एक किडनैपिंग होने वाला है। तो एटलीस्ट जब भी हम ऐसा कुछ देखेंगे तो एक बार तो हम सोचेंगे कि नहीं, लेट अस नॉट थिंक नेगेटिव, लेट अस थिंक पॉजिटिव। तो मुझे ये एक काम ऐसा लगता है कि विच आई थिंक हैज गॉटन इम्पैक्ट। देयर इज अनदर स्टोरी दैट आई विल शो टू यू। दीपावली, दिवाली, दिवाली, दीपावली, नए कपड़े, जो ऊपर जाता है ना, छोटा बम, मिठाई, लड्डू, पेड़े, गुलाब जामुन, खूब सारे दिए, रोशनी हर जगह, नए कपड़े, माँ ला कर देती, जहाँ काम करती है माँ से, थोड़े फटे होते पर माँ सिल देती है। नहीं, मैंने मिठाई नहीं खाई, दुकान पे पटाखे, अगर दिवाली के दिन में जो अगले दिन रोड पे वाले होते हैं ना, वो जला। माँ बोलती है दिए में तेल लगाएंगे तो सब्जी कैसे बनाएंगे। ये कैंपेन दैनिक भास्कर एक कैंपेन करता है सार्थक दिवाली, और लोगों से अपील करता है कि आप दिवाली पे जिन लोगों के पास चीजें नहीं हैं उनके साथ शेयर करें और अपनी दिवाली सार्थक बनाएं। पिछले 4 साल से हम उनके साथ इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सेम एड हमने दीपिका पादुकोणे के साथ भी बनाया है, वो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं क्योंकि उसके व्यूज तो दीपिका पादुकोणे के कारण बढ़ ही जाएंगे। ये स्क्रिप्ट जब हमने दैनिक भास्कर को दिखाई थी, दीपिका पादुकोणे के पास भेजी गई, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। उन्होंने कहा कि आई वांट अ स्टैंड अलोन स्क्रिप्ट। जो बाजीराव मस्तानी का शूट हो रहा था उस वक्त हमने किया। हम लोगों ने इस आइडिया पे गिव अप नहीं किया। एज ए एजेंसी इसमें हमने पैसे लगाए और हमने बनाया, क्योंकि दीपिका पादुकोणे अपील करेगी, आप सुनेंगे तो जरूर, पर उसमें कोई कॉल टू एक्शन नहीं होगा। आप दीपिका सुंदर दिखती है, आप लोग कई लोग उसके फैन होंगे, आप सुनेंगे, आप देखेंगे और वो एड खत्म हो जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट, ये जो 4 बच्चे हैं ये एक्टर्स नहीं है, ये बच्चे हमने झुग्गी झोपड़ी से लिए हैं, और इसका इम्पैक्ट ये हुआ, हमने उनको दैनिक भास्कर के ऑफिस बुलाया, एक दिन हमने इनको 5 स्टार होटल में ठहराया, जो इनका मन कर रहा था वो शॉपिंग कराई। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम 125 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, पर सिर्फ मैं ये बोल रही हूँ इन 4 बच्चों की लाइफ में एटलीस्ट हमने एक दिन वो खुशियां दी जो वो डिजर्व करते थे। और जब ये फिल्म दिखाई गई, ये इंटरनल दैनिक भास्कर की टीम को दिखाई गई, तो हर एक इंसान जो वहाँ काम करता है उसने मुझसे बोला, हम ना परोपकार करने के लिए हमेशा ढूंढते थे कौन से अनाथ आश्रम जाएं, कहाँ बच्चों को गिफ्ट करें, पर अब ये फिल्म देखने के बाद हमको लगता है कि कुछ नहीं तो हम बाई के बच्चे को एक मिठाई का डब्बा दे देंगे। तो दैट इज अ चेंज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। सो जब मैं इम्पैक्ट की बात बोल रही हूँ तो इट इज नॉट कि जब आप पत्रकार हो तभी आप एक बड़ा बदलाव ला सकते हो, या जब आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी में हो। जो भी आप काम कर रहे हैं उसे आप यदि शिद्दत से करेंगे, पैशन से करेंगे, तो आप वो इम्पैक्ट ला सकते हैं। दिस इज माई लास्ट स्लाइड एंड दिस इज माई फेवरेट स्लाइड। टीम वर्क। हम सबको हीरो बनना है। जब भी हम सपना देखते हैं ना, अपने आप को सुपरमैन देखते हैं, उसकी टीम में तो कोई और होता ही नहीं है। इफ यू आर ड्रीमिंग ऑल्सो, आप देखेंगे अधिकतर एज ए किड ऑल्सो, जब भी हम बचपन में सपने देखते हैं, कुछ भी बात करते हैं ना, उसके हीरो भी हम होते हैं, टाइमिंग भी हमारे हिसाब से होती है, सब होता है। जर्नलिज्म में भी मैंने सीखा है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी सीखा है,
जर्नलिज्म में विष्णु सोम का लेक्चर था और उन्होंने बोला कि आपकी टीम में कौन कौन होता है। हम सब ने हाथ उठा के, कैमरामैन होता है, असिस्टेंट होता है, हालांकि इतनी फौज आपको ब्यूरो में मिलती नहीं है। उन्होंने बोला और कौन होता है? सर और कोई नहीं होता। उन्होंने कहा ड्राइवर एक बड़ा अहम हिस्सा होता है जर्नलिस्ट की लाइफ का। नहीं समझ में आया, ड्राइवर तो ड्राइवर होता है ना, वो कैसे हिस्सा हो जाएगा, वो मुझे क्या सिखा देगा। ठीक है, अगेन एग्जाम्पल, मैसूर ट्रेन एक्सीडेंट, खबर आती है ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, ऑफिस से बोला जाता है साहब जाओ, चले गए, टैक्सी ली, जो हमारे रेगुलर ड्राइवर थे साहिब जान वो नहीं थे, टैक्सी का ड्राइवर था, उसने बीच में गाड़ी रोक दी, बोलते मैं तो खाना खाऊंगा। हम बोले भाई ट्रेन एक्सीडेंट है, कवर करना, नहीं मैं तो खाना खाऊंगा। और वो उसने 15 मिनट खाना खाया और उसके बाद गाड़ी छांव में लगा के वो सो गया। और उसको बोला भाई प्लीज प्लीज प्लीज, एंड ही डिड नॉट लिसन टू अस, क्योंकि जो मेरी जरूरत थी वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं था। उसे नहीं पता था कि मेरी जॉब क्या है और मुझे क्यों ट्रेन एक्सीडेंट को कवर करने समय पे पहुंचना है। वही यदि हमारे रेगुलर ड्राइवर होते जो कि हमारे साथ रोज उठते बैठते हैं, हमें देखते हैं और उनको हमारी जॉब की इंपॉर्टेंस पता है, शायद वो ऐसी चीज नहीं करते। सेम एन एजेंसी, जो भी काम आपने देखा है पिछले 8-9 साल से, टीम में कई लोग आए, टीम में कई लोग गए, आज मेरी टीम से 3 लोग यहाँ पे हैं। जो भी काम हम करते हैं वो मैं या अमित, जो मेरे हस्बैंड है, क्रिएटिव हेड करते हैं, वो उनका काम नहीं है। एक लाइन शायद हमारी टीम का कोई भी इंसान दे दे, एक आइडिया हमारी टीम का कोई भी इंसान दे दे। तो यदि हमें हीरो बनना है, यदि हम अपने आप को ऐसे इमेजिन करते हैं, तो वो बिना टीम एफर्ट के नहीं हो सकता, वो बिना टीम वर्क के नहीं हो सकता, क्योंकि हम सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस नीड टू लर्न, क्योंकि जब भी हम बात ग्लोरी की करते हैं ना, हम अपने आप को झंडा फहराता हुआ देखते हैं, वी डू नॉट सी एनीबॉडी एल्स। जब भी हम कुछ रिकॉग्निशन की बात करते हैं, हम अपने आप को, सिर्फ अपने आप को उस पिक्चर में देखते हैं। तो आई अगेन टू ऑल द यंगस्टर्स, जितना मैंने सीखा है, जितना शायद आप कोर्सेज में सीखेंगे, मास कॉम कोर्स का तो मुझे 15 साल में निचोड़ यही समझ में आया है। सो टीम वर्क इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई वुड जस्ट लाइक टू, दिस इज माई टीम बैक इन हैदराबाद। सो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो इट इज बिकॉज ऑफ देम एंड नॉट बिकॉज ऑफ हू आई एम। सो थैंक यू, 3 लोग यहाँ पे हैं, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड this is mass communication and this is my learning in journalism and mass communication. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। वैसे कविता मैम ने बहुत ही अच्छी बातें कही, जो 7 बातें हैं कि कुछ छोटी छोटी चीजें हमें बड़ा बदलाव देती हैं। यस ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज द स्मॉलेस्ट ऑफ एक्ट्स दैट विल गिव यू द बिगेस्ट रिजल्ट्स, और टीम वर्क इज एवरीथिंग। क्वेश्चंस पूछो, कुछ नया सीखो, अगर हम नहीं पूछेंगे तो मिसगाइड हो जाएंगे और हो सकता है हम हमारी मंजिल से दूर हो जाएं। तो क्वेश्चंस पूछे। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर ग्रेट थॉट्स विद अस, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अब मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर तस्नीम हैदर जी को, और चाहूँगा कि कुछ और चीज़ों पर, पहलुओं पर हम सभी से बातचीत करें। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मान्य व्यक्तियों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी में एक नया कोर्स जुड़ने जा रहा है। जाहिर सी बात है 3 साल का है, मेरा ख्याल बैचलर आपका ये कोर्स होगा और मास्टर्स भी आप इसके आगे करेंगे। हम लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं 15, 16, 17 साल से, ये हमारी जो क्राइम रिपोर्टिंग, बेसिकली हम लोग समझ लीजिए कि बाई सोल क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 17 साल करीब हो गया। शम्स जी तो काफ़ी सीनियर है और हम लोगों से। रिपोर्टिंग के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए कुछ चुनिंदा चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग पढ़ाई करते हैं या जो आप लोग पढ़ाई करेंगे जर्नलिज्म के बारे में, जो किताबों में देखेंगे, जो पढ़ाया जाएगा, और जब आप फील्ड में जाएंगे तो वो 2 चीज़ें बड़ी अलहदा, बहुत जुदा, बहुत फ़र्क होगा उनमें। आपको जो पढ़ाया जाएगा, अभी यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाए आप जर्नलिज्म की फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स का जवाब होता है कि हमें बड़ा परिवर्तन करना है समाज में, हम बहुत बड़ा आंदोलन एक वो कर देंगे। लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपकी बड़ी लिमिटेशंस होती हैं। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खासकर बात करें
वक्त की गुंजाइश कम होती है, काम आपको ज्यादा करना होता है, तेज करना होता है। रिपोर्टिंग की फील्ड में के बारे में मैं कुछ बात चुनिंदा आपको बताऊंगा। जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको बिल्कुल, एक नया स्टूडेंट किसी फील्ड में गया रिपोर्टिंग की तो उसकी समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सी रिपोर्ट लानी है, क्या खबर करनी है। आपके बॉसेस आपसे पूछेंगे आइडिया, स्टोरी आइडिया क्या है, आज क्या खबर करोगे आप, तो आप ब्लैंक हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहला जो मंत्र है वो ये है कि जो भी जर्नलिज्म का स्टूडेंट है या फिर जर्नलिज्म में जॉब कर रहा है या रिपोर्टिंग में नौकरी कर रहा है, एक रिपोर्टर है, उसके लिए कम से कम 2-3 अखबार पढ़ना बेहद जरूरी है। वो 2 हिंदी के 2 अंग्रेजी के अखबार जरूर पढ़े, रेगुलर पढ़े, जिससे वो अपडेट रहे पूरी दुनिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, अपने शहर के बारे में हर खबर रखे, जिससे कि उसको स्टोरी आइडिया जनरेट करने में आसानी होगी और वो अपने बॉसेस के सामने अपनी चीजें रख सकेगा। जैसे अब टीवी में हम काम कर रहे हैं, टीवी का दौर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब दौर आ गया है सोशल मीडिया का, मोबाइल मीडिया का। आप देखेंगे मोबाइल पे बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं, यूट्यूब पे ढेरों चैनल्स चल रहे हैं। सोशल मीडिया में तमाम लोग कहते हैं कि बहुत बुराइयां हैं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया में जितनी बुराइयां हैं उतनी अच्छाइयां भी हैं। सवाल ये है कि आप उसमें से क्या चीज चुनते हैं, क्या चीज उठाते हैं, क्या निकालते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने कुछ चीजें शुरू की हैं जिसको वायरल सच बोलते हैं हम। जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो लोगों के पास जा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, और हम उसको फिर वेरीफाई करते हैं कि अगर ये किसी ने डाला है वीडियो तो इसकी कितनी सच्चाई है। तो हम उसकी तह तक जाते हैं और उसको दिखाते हैं कि ये सच है जो वायरल किया गया है या फिर झूठ है। तो सोशल मीडिया पे आपके पास बहुत सारी चीजें आती हैं। अच्छाई ये है कि आजकल सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, उनमें कैमरे हैं, और HD कैमरे वाले मोबाइल अब तो ज्यादातर आ गए हैं। तो तमाम हमारे व्यूवर्स हैं जो कहीं पे कुछ हो रहा है तो वो शूट कर लेते हैं उसको। और कल रात की दिल्ली की एक वारदात है जिसमें कि एक किडनैप हुआ एक शख्स, उसने अपने फ्रेंड को फोन कर दिया। उनके फ्रेंड पुलिस के साथ मौके पे पहुंचे। उसमें एक लेडी थी जो शूटर थी, वहां की शूटर, आई मीन वो उसके पास अपना लाइसेंस था, गन लाइसेंस। उस लड़की ने किडनैपर से अपने फ्रेंड्स को छुड़वा लिया। पोर्टल्स हैं, अब जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकलेंगे, जाहिर सी बात है कि जॉब सर्च करेंगे, जॉब हंट करेंगे, कुछ न्यूज़पेपर में जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएंगे। अभी जो दौर है वो पोर्टल्स का है। तमाम पोर्टल्स हैं जिनपे जो न्यूज चैनल के पोर्टल्स हैं, और उनमें नौकरियों की बहुत संभावनाएं हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरीज दे रहे हैं। और उन पोर्टल्स पे अब सिर्फ न्यूज जो आइटम्स है वो वीडियो के तौर पे मौजूद होते हैं, पूरी की पूरी न्यूज वीडियोस के तौर पर वहां पे मौजूद है। रिपोर्टिंग का एक शम्स जी बैठे हुए, जब हम लोगों ने आज तक ज्वाइन किया 2005 में, तो हमें कहा जाता था, हमारा एक प्रोग्राम आता था जुर्म, जो बहुत हाई TRP प्रोग्राम था और क्राइम का अपने आप में अनोखा प्रोग्राम था। तो हम लोगों से कहा जाता था कि ये होती है खबरें वो ऐसी चाहते हैं जो एक्शन ओरिएंटेड खबर हो, जिसका इम्पैक्ट हो। आप वो खबर से बचे जो PR की खबर हो, किसी पुलिस वाले ने आपको दे दी हो कि मैंने गुड वर्क किया है, इसको आप कवर कर लीजिए। आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टोरी करेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे, और इम्पैक्ट स्टोरी करेंगे, ऐसी स्टोरी करिए जिसका असर हो, जिसपे एक्शन हो, जिसमें जो सरकार है उसको इस बात का एहसास हो। इस जर्नलिस्ट ने ऐसी इतनी बड़ी खबर की है जिसका असर हुआ है, जिसको उन्हें एक्शन लेना पड़ा। यहाँ पे आपका पोस्टमार्टम वगैरह होता है, तो वो मेरी बीट थी। अब सोचिए जिसकी बीट मॉर्चरी हो वो क्या करेगा। खबर खैर में मॉर्चरी के बाहर खड़ा रहता था, अंदर जाने की इजाजत नहीं होती वहां पे, तो लेकिन मैं रोज जाके खड़ा हो जाता था। धीरे धीरे करके मैंने वहां का जो सुपरवाइजर था उससे दोस्ती कर ली, वो फिर भी वो अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो एक बार मुझे पता चला कि सुपरवाइजर की बेटी की शादी है, तो मैं उसके घर गिफ्ट लेके पहुंच गया। तब वो मेरा दोस्त बन गया। उसके बाद से उसने मुझे खबर देनी शुरू की। तो उसी दौरान एक खबर सिंगल कॉलम छपी किसी अखबार में कि एक IAS की वाइफ ने सुसाइड कर लिया है। तो मैं मॉर्चरी गया, मैंने कहा सुबह के अखबार में तो छोटी सी खबर आई है। मैंने जब सुपरवाइजर से पूछा तो फर्स्ट टाइम वो मुझे मॉर्चरी में ले गया और उसने मुझे वो फीमेल डेड बॉडी दिखाई और उसने बताया कि ये देखो, ये डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसके टीयर मार्क्स देखो, इसकी आंखों में झांक के देखो। तो एक डेड बॉडी की आंख में झांकना अपने आप में हॉरिबल चीज थी मेरे लिए फर्स्ट टाइम। लेकिन मैं झुका, मैंने देखा
तो मुझे कुछ नजर नहीं आया आंखों में, तो उसने बोला और करीब से देखो आंखों को, तो मैं और करीब से गया, मेरी और डेड बॉडी के बीच की दूरी बस इतनी रही होगी। तब उसने बोला कि देखो टीयर मार्क जो है वो इस तरफ को है, दोनों साइड में, ये टीयर मार्क हैंगिंग में नहीं आ सकता, हैंगिंग में डेड बॉडी होगी तो टीयर मार्क नीचे की तरफ आएगा, लिहाजा ये जब महिला इसकी डेथ हुई है ये बिस्तर के ऊपर हुई है या जमीन के ऊपर हुई है, ये हैंगिंग नहीं थी। तो उसमें खबर लिखी गई कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। वो खबर बहुत बड़ी छवि, दूसरे दिन उसमें बड़ा हंगामा भी हुआ कि जिसको सुसाइड बता दिया गया था वो बड़ी खबर निकल के आई, एक आईएएस की वाइफ का मर्डर हुआ है। तो ये रिपोर्टिंग की छोटी छोटी सी चीजें हैं जिस बात का आपको ध्यान रखना है, और आप लोग फील्ड में जाएंगे, चीजें बड़ी अलग होंगी, बहुत तेजी से करना पड़ेगा और वेरीफाई करके करना पड़ेगा। आपको किसी सोर्स ने खबर दे दी, ये खबर है, तो आप चैनल पे फौरन नहीं चला सकते। हमारे यहाँ चेक रीचेक, आप 2 बार चेक करिए, 3 बार चेक करिए, 4 बार वेरीफाई कीजिए, उसके बाद खबर थोड़ा लेट हो जाए लेकिन खबर गलत नहीं जानी चाहिए। तो ये चीजें हैं, ये चैलेंजेस आपके सामने भी आएंगे। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो लोग यहाँ मौजूद हैं या जो लोग ये कोर्स करने आ रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के तमाम लोगों को मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हम सभी से शेयर करेंगे सर, प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत। सबको नमस्कार। इतने जब के सामने बैटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक अच्छाई भी यह है कि पहले अगर आप बोल लें तो आपके पास कुछ चीजें बची रह जाती हैं कि आप बोल सकते हैं। जो चीफ गेस्ट होता है उसके लिए और चैलेंजेस होता है कि नया क्या बोलूं, तो इसीलिए मैं थोड़ा ब्लेस्ड हूं कि जो कुछ है उसको निपटा दूं और आगे ज्यादा मौका न दूं। जर्नलिस्ट क्यों बने? सबसे पहले तो यही है भाई, जो भी नचते हैं और बहुत सारे सवाल अभी आने वाले वक्त में जो भी पत्रकार बनने की कोशिश करेंगे या इस कोर्स में एनरोल करेंगे उनको भी इन सवालों से 2-4 होना पड़ेगा। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है इतने सालों की पत्रकारिता के बाद कि हाँ, पत्रकारिता मिशन है और खासकर एक वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए 100% मिशन है। लेकिन हाँ, उसे खाना कमाना भी है, रोजी रोटी भी उसके लिए जरूरी है, घर भी जरूरी है। तो इसीलिए एज अ वर्किंग जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट को, एक पत्रकार को उस मिशन और अपनी रोजी रोटी के बीच में एक बैलेंस बनाना होता है। लेकिन फिर भी उसका फोकस जो है वो मिशन पर ही होना चाहिए, जिससे उसको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिले। सिर्फ अगर पैसे कमाने का मकसद हो तो मुझे नहीं लगता कि पत्रकारिता कोई बहुत बढ़िया पेशा है। इससे बहुत ज्यादा हाईली पेड प्रोफेशंस हैं, और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड पत्रकारिता जो है थोड़ी लो पेड प्रोफेशन में इसकी गिनती होती है। लेकिन इतना जरूर है कि जिन लोगों में जुनून है, जो कुछ अलग करना चाहते हैं, जो समाज में अपनी छवि बनाना चाहते हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं, उनके लिए ये बात बहुत सूट करती है कि वो पत्रकार बने। कम से कम अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को चेज करने के लिए, अगर आप में थोड़ी भी इच्छा है तो जरूर पत्रकार बने। वरना लोग जी तो हर कोई लेता है, रोटी हर कोई खा लेता है। तो इसीलिए पत्रकार अगर बनना चाहते हैं तो अपने ख्वाबों को पूरा होते हुए देखने के लिए जरूर पत्रकार बने। बहुत सारी जगहों पर मैंने काम किया पत्रकार के तौर पर, और वाकई मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं आज तक जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ और शम्स ताहिर खान जी के साथ काम करता हूँ। अच्छी टीम, अच्छे लोगों के साथ काम करना भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। लेकिन इतने सालों तक काम करने के दौरान बहुत सारे तजुर्बे भी हुए। एक किस्सा मैं भी सुनाना चाहूंगा, और वो किस्सा मेरी बेवकूफ़ी का है। मैं भी एक छोटे शहर से हूँ, जमशेदपुर से। तो वहाँ किसी सीनियर जर्नलिस्ट को देखकर बड़ी ललक पैदा हुई कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है। क्यों ललक पैदा हुई ये सबसे पहले बताऊं। मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट को जानता था, फोटो जर्नलिस्ट को, जिनसे सारे लोग आकर मिलते थे। उनसे नेता भी मिलते थे, उनसे अभिनेता भी मिलते थे, उनसे चोर बदमाश गुंडे भी मिला करते थे, उनसे कोई लर्नेड पीएचडी होल्डर या किसी कॉलेज का प्रोफेसर भी मिलता था, डॉक्टर भी मिलता था, जो भी मिलता था उनसे दुआ सलाम राम सलाम उनसे हुआ करता था। मैं सोचता था कि ये पता नहीं क्या काम करते हैं, इनको पूरा शहर जानता और इतनी इज्जत मिलती है, मैं भी यही करूंगा। तो ये बचपन में मेरी ख्वाहिश थी। तो फिर उनकी शरण में मैं गया। उस समय पत्रकारिता के कोर्सेज इतने नहीं थे, 1-2 जगहों पर होती थी, जैसा कि कुछ देर पहले इनफॉर्मल बातचीत में
श्याम सर जिक्र कर रहे थे, एक तो भोपाल में ही शायद माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और दूसरा IIMC JNU में, वहाँ पत्रकारिता हुआ करता था। और हम लोगों ने, मैंने कभी पत्रकारिता की ऑफिशियल जो पढ़ाई है वो नहीं की, मैंने फील्ड में ही जो कुछ है वो सीखा। तो एक बार मुझे मेरे एक सीनियर ने एक प्रोग्राम का कार्ड लाकर दिया, इनविटेशन कार्ड, और कहा कि यार ये एक नाटक है, इसे जाकर आपको कवर करना है। नाटक का नाम था एक एनर्किस्ट की इत्तेफाकिया मौत। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना पीछे तक? ठीक है। एक एनर्किस्ट की इत्तेफाकिया मौत। अब उस वक्त तो मुझे न तो एनर्किस्ट का मतलब पता था और न ही इत्तेफाकिया का मतलब पता था। एनर्किस्ट इंग्लिश का क्लिष्ट शब्द और इत्तेफाकिया उर्दू का क्लिष्ट शब्द, दोनों का मतलब नहीं पता था। लेकिन जाहिर है, जैसा कि कविता जी ने कहा, सवाल पूछने से हम सब झिझकते हैं कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचे पूछ लूँ, तो ये सोचकर बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं और चला गया उस नाटक को कवर करने के लिए। तो नए लोगों में बड़ा एक फीलिंग सी होती है कि यार मैं अलग से देखा पहचाना जाऊँ कि मैं पत्रकार हूँ। तो सबसे पहले जाकर देखा कि यार पत्रकार के लिए कुर्सी कहाँ लगी हुई है। तो इधर उधर देखा कि हाँ प्रेस के लिए लिखा हुआ है। मैं जाकर वहाँ बड़ी शान से बैठा ऑथोरिटी के साथ, यार मैं जर्नलिस्ट हूँ, बैठ गया। और उसके बाद वो नाटक शुरू हुआ और कोई बहुत हाई प्रोफाइल ग्रुप का वो नाटक था और बहुत अच्छी जगह पर वो हो रहा था। इसी तरह का कोई सभागार था और भी पड़ा। तो नाटक के बीच में एक महिला पीछे से दौड़ती हुई आई और उन्होंने हंगामा कर दिया नाटक के बीच में, और वो नाटक बंद करना पड़ा, पर्दे वगैरह गिरा दिए गए। और जो आयोजक थे उन्होंने कुछ देर के लिए माफी मांगी और कहा कि हम थोड़ी देर बाद फिर से इस नाटक की शुरुआत करेंगे। बीइंग ए जर्नलिस्ट, अब मेरे दिमाग से वो नाटक की जो कहानी है, उसकी जो समीक्षा है, वो सारी बातें निकल गई। मुझे लगा यार ये तो बड़ा बवाल हो गया, नाटक में इतना हंगामा हो गया, हजारों लोग बैठे हुए हैं, नाटक बीच में बंद हो गया, किसी महिला ने इतना हंगामा कर दिया। मैं फौरन बाहर निकला, तभी साइकिल हुआ करती थी मेरे पास, साइकिल में सवार हुआ, दफ्तर पहुंच गया और फौरन जाकर लिखकर पूरा वाक्य मैंने अपने सीनियर को दिया और उनसे ये भी गुजारिश की कि सर मेरा नाम जरूर छापिएगा अखबार में। यही चीजें हैं जो ड्राइव करती हैं इंसान को शुरुआती दिनों में। तो अगले दिन सुबह उठा इस उम्मीद से कि नाम छपी होगी, मेरा खुलासा भी होगा कि एक एनर्किस्ट की इत्तेफाकिया मौत में इतना बड़ा हंगामा हो गया। तो सुबह में पहले पन्ने से देखना शुरू किया। उम्मीद तो थी कि पहले पन्ने पर सबसे बड़ी खबर यही होगी, लेकिन ऑब्वियसली हो नहीं सकती थी, इतनी बड़ी घटना भी नहीं थी, लेकिन तभी उतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी। तो पहले पन्ने से देखना शुरू किया और आखिरी पन्ने पर पहुंचा। 8 पन्नों का अखबार होता था, छोटा शहर। तो आखिरी पन्ने पर पहुंचा, वहां देखा कि एक एनर्किस्ट की इत्तेफाकिया मौत, नाटक में हंगामा, नाटक बीच में रुका गया। इस तरह की एक 3 कॉलम की खबर छपी थी। कॉलम खासकर जो प्रिंट से जुड़े हुए हैं वो लोग समझते होंगे, 3 कॉलम की खबर छपी थी, मतलब ठीक ठाक बड़ी खबर छपी थी, लेकिन उसमें नाम नहीं था मेरा। मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने तो खबर तो फिर पढ़ी ही नहीं, मुझे लगा यार अब क्या पढ़ूं, नाम ही नहीं छपा है। बहुत निराश होकर वापस आ गया। शाम को जो मेरे सीनियर थे वो मुझसे मिले और उन्होंने यूं अखबार उठा मेरी तरफ फेंक दिया और बोला कि ये क्या किया है तुमने। तो मैंने कहा क्या किया, जो हुआ वो लिखा। तो बोला नहीं यार तुमने मेरी नाक कटा दी। अच्छा मुझे काटो तो खून नहीं, 4-5 दोस्तों के बीच में जिनकी मैं इतनी इज्जत करता हूँ, उन्होंने मेरी तरफ अखबार उछाल कर ये कहा कि तुमने मेरी नाक कटा दी। मुझे समझ में नहीं आया। बोला कि जाकर दफ्तर में जिनको तुमने वो कॉपी दी थी उनसे जाकर मिल लेना। जिनको मैंने कॉपी दी थी उन सज्जन का नाम है श्री रतन जोशी, वो मेरे सीनियर हैं, उनसे भी मैंने सीखा है कुछ। तो जोशी जी के पास में गया। जोशी जी ने बड़े प्यार से ये समझाया कि दफ्तर में देखो सुबह से फोन आ रहे हैं और जो अखबार के मालिक हैं वो बहुत ही नाराज हैं, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कहा क्या किया सर, मैंने बताइए। तो उन्होंने कहा कि वो जो इवेंट तुमने आकर लिखा और जो तुम पर भरोसा करके हमने अखबार में छापा, वो उस नाटक का एक हिस्सा था। आप समझिए ये कितनी बड़ी गलती थी और मैंने क्या ब्लंडर किया जीवन के पहले ही दौर में। अच्छा अभी भी बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और उस वक्त आप समझिए कि मेरी हालत क्या रही होगी। मुझे तो लगा यार कि आप बताएं सर उस ऑर्गेनाइजेशन को कितना सेटबैक लगा होगा, अखबार के मालिक ने कैसे उसको फेस किया होगा कि यार किसी जिसे कहते हैं कि जूनियर को भेज दिया था, नौसिखिया को भेज दिया था, उन्होंने तो रिस्क लिया, मुझे ट्रेन करने के चक्कर में भेज दिया और मैंने क्या किया। अच्छा उसके बाद फिर मुझे याद आया कि बढ़िया हो यार मेरा नाम नहीं छपा। रतन जोशी जी को मैं महिमन इतनी तरह मतलब एब्यूज तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उन्हें इतना कोस रहा था कि यार इन्होंने मेरा नाम नहीं छापा, यार पता नहीं क्या जाता है, नाम ही छप जाता तो क्या होता। दोस्तों से तो बहुत शेयर किया, पता नहीं क्या बोला होगा,
लेकिन जब मुझे पता चला कि ऐसा ब्लंडर था, अच्छा नाम उन्होंने बाय डिफॉल्ट ही नहीं छापा, उन्हें भी ये नहीं पता था कि कोई गलती है, फिर तो खबर ही नहीं जाती, लेकिन उन्होंने नाम नहीं छापा तो मुझे लगा कि यार ये तो वाकई वरदान हो गया, दफ्तर में ही गाली खाकर कहानी खत्म हो गई, बाहर किसी को पता नहीं चला कि मैंने क्या किया। तो इससे एक सबक मुझे मिला कि खबर को समझना पूरी तरह से और उसे वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप यूं ही हड़बड़ाहट में रिपोर्टिंग करते हैं तो इसी तरह की ठोकर लगने के चांसेस है। तभी तो नौकरी ही शुरू नहीं हुई थी, तो निकाला क्या जाता, इसीलिए निकाला नहीं गया, नौकरी चलता रहा मामला, दूसरे अखबारों में भी लिखता रहा, लेकिन उससे मैंने सीखा कि बी केयरफुल, तो हर कदम पर बहुत केयरफुल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे सीनियर और ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, मैं बहुत उनसे मुखातिब होकर तो ये बातें नहीं कहूंगा, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कुछ चीजें। आजकल बड़ा विश्वास का संकट है, खासकर पत्रकारों के ऊपर। अभी भी जब इनफॉर्मल बातचीत हो रही थी तो लोगों ने ये पूछा कि बिके हुए हैं जी, आप बताइए, सत्ता के लिए करते हैं, मोदी जी के लिए कर रहे हैं, योगी जी के लिए कर रहे हैं, बिके हुए हैं जी। तो इस तरह की एक आवाज जो है वो आती है। अगर आप सामने वाले को पूछने की छूट दे दें कि हाँ भैया बताइए, कुछ पूछ लीजिए, तो वो छूटते ही पूछता है कि यार बिल्कुल बिके हुए हैं अब तो। फिर पूछता नहीं, वो बताता ही है कि भाई पत्रकारिता बिक गई बिल्कुल एकदम। लेकिन मैं चूंकि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूं और इतने सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं, मैं ईमानदारी से बताऊं कि एक वर्किंग जर्नलिस्ट अगर वो ईमानदारी से काम करना चाहता है तो उसे कुछ एक मुट्ठी भर छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो वाकई पत्रकारिता, छोटे मतलब सारे छोटे धंधा बनाकर काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जिन्होंने धंधा बना रखा है उनके अलावा मैक्सिमम जगह पत्रकारों को बड़ी आजादी है। और इसीलिए जो लोग ये कहते हैं बिके हुए हैं, वो एक परसेप्शन है जो वो बाहर से देखकर बना रहे हैं। एज अ जर्नलिस्ट जब आप काम करेंगे तो आपको काम करने का उतना ही मजा आएगा। और कभी कोई खबर, मैंने तो अपने करियर में अगर मान लीजिए 20 साल भी मैंने जर्नलिज्म किया होगा तो 20 साल में 20 खबर भी मेरी नहीं रुकी होगी। तो इससे बढ़िया स्कोर क्या हो सकता है एज अ जर्नलिस्ट? अगर आपकी 20 खबरें नहीं रुक रही हैं तो इसका मतलब आपको काम करने की आजादी है। मैं हालांकि सौभाग्य से बहुत अच्छे और बड़े अखबारों में रहा, तो इसीलिए मुझे कभी खबरें मेरी रुकी नहीं। तो इसीलिए बिके हुए हैं वाली बात से मैं बहुत सख्त इनकार करता हूँ, सख्त एतराज करता हूँ। लेकिन ये भी सही है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो उसके पीछे फाइनेंस और मार्केट का बड़ा रोल है। चाहे वो आज तक हो, भास्कर हो, जागरण हो, अगर पैसे भी नहीं आएंगे तो पत्रकार के घर में भी चूल्हा नहीं जलेगा। लेकिन इसके साथ ही फिर है जरूरी ये कि एक मध्यम मार्ग होना चाहिए। आप बिजनेस भी कर लें और आप जो पत्रकारिता के मूल्य हैं उन्हें जी भी लें। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, आप पत्रकारिता के मूल्यों को जीने की कोशिश कीजिए, आपका मालिक बिजनेस करता रहेगा। तो इसीलिए बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास रहिए और खुलकर खबर लिखिए, खबर रुकेगी नहीं। एक और भी बात है, हम आप सोसाइटी में रहते हैं, कई बार ऐसी चीजें होती है कि एक आदमी आपसे रिक्वेस्ट करता है कि यार जरा देख लेना। जहां तक आप देख सकते हैं इंसानियत के नाते वहां तक आप देखते हैं, लेकिन बिल्कुल ही तमाम जो पत्रकारिता के मापदंड है उनको ताक में रखकर आप नहीं देखते। ये फिर आपके जमीर की भी बात है कि आप कितना देखना चाहते हैं। तो ये मैन टू मैन वेरी करता है, लेकिन आप चाहें तो बहुत खुलकर आजादी के साथ पत्रकारिता कर सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कहने का मतलब ये कि सिर्फ बुरा ही नहीं हो रहा, अच्छा भी हो रहा है। एक छोटा सा टिप, क्योंकि मैं बहुत प्रिपेयर करके नहीं आता, लेकिन छोटी छोटी बातें जो जहन में आ रही है। एक जर्नलिस्ट को हमेशा कंक्लूसिव होने के बारे में सोचना चाहिए कि वो उसका एंड रिजल्ट जाने और उसके आखिरी इंपैक्ट तक, पिनकल तक किसी चीज के पहुंचने की कोशिश करें। ये जो लोग कहते हैं ना, मुझे लगा कि, मैंने सोचा कि सर ऐसा हो गया, ये मुझे लगा कि और सोचा कि बहुत बड़ी बीमारी है। जो भी नए लोग पत्रकार बनना चाहते हैं वो कतई मुझे लगा और मुझे सोचा पर यकीन न करें, खुद उसको वेरीफाई करें और देखें। बस अब दो चीजें और बताना चाहता हूं। एक तो ये कि कोई भी घटना, दुर्घटना, जो भी चीज होती है, एक जर्नलिस्ट को जब उसे पेश करना होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। तो वो क्या लिखे, क्या पेश करे, क्या बोले, ये सबसे बड़ा चैलेंज उस वक्त उसके पास होता है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एक तो विथ टाइम आप सीखेंगे ही, जो भी नए लोग आएंगे, साथ ही एज अ ह्यूमन बीइंग मेरा ये सारे नए साथियों को ये सुझाव है कि वो उस खबर का निचोड़ समझने की कोशिश करें कि उस खबर की अंतरात्मा क्या है। जैसे कविता जी ने एक उदाहरण दिया कि वो कत्ल होते थे, लेकिन वो चांदनी रात या पूर्णिमा की रात कत्ल होता था। तो अगर आप अपने दिमाग को अभी से उस रूप में खोल कर रखेंगे कि किसी भी खबर को सिर्फ एक खबर
लूट डकैती कत्ल या कोई किसी इवेंट के तौर पर नहीं देखकर उसके पीछे की कहानी को देखने की कोशिश करेंगे तो आप जो है वो अच्छा काम कर पाएंगे एज अ जर्नलिस्ट। बाकी और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतना जो मैंने अभी साझा किया इतना काफ़ी है। और मुझे जो मौका मिला उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर सर आपका बहुत धन्यवाद, और चांसलर साहब का भी, और जो भी यूनिवर्सिटी के तमाम मुअज़्ज़िज़ और बड़े लोग हैं उनका धन्यवाद, और सारे नए साथियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Thank you. This is the very important thing that you should know and you should learn about journalism. आगे बढ़ते हैं। मुख्य अतिथि और आज तक के एग्जीक्यूटिव एडिटर श्रीमान शम्स ताहिर खान साहब को जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आपने बुलाया, वरना हम लोग की इमेज ये है कि कहीं चले जाते हैं तो लोग पहला सवाल ये पूछते हैं कोई ब्लास्ट हुआ है, मर्डर हुआ है। अच्छी जगह पे बुलाया नहीं जाता, क्राइम रिपोर्टर का ठप्पा लगा हुआ है इसलिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, कविता ने कहा, बनर्जी ने कहा, सर ने कहा। दो तीन चीजें शुरू में मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपके आने से पहले एक मेरे सारे जो मंदसौर के बहुत सीनियर आदरणीय जर्नलिस्ट हैं, सब बैठे हुए, मुझसे बड़े सीनियर भी हैं, तमाम लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ। मीडिया को लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं, जो बनर्जी ने भी थोड़ा सा उसका हिस्सा बताया था, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए मीडिया है क्या। पता नहीं आप में से कितने जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो बताएगा कोई है? कोई स्टूडेंट यहाँ पे जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं? तो कोई भी पेशा यूं ही शुरू नहीं होता। उसकी मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि पहले आज से करीब 20 साल पहले जब टेलीविजन नहीं आया था, सिर्फ प्रिंट मीडिया था, तो लोग पूछते थे जो अखबार में काम करते हैं, मैं चूंकि प्रिंट में भी काम कर चुका हूँ, जैसे किसी की शादी की बात हो रही है तो पूछते थे अच्छा लड़का क्या करता है, तो पत्रकार है, वो तो ठीक है, नौकरी क्या करता है, ये एक लाइन होती है। और तब हमारी इमेज जो थी, जब मैं नया नया यूनिवर्सिटी से निकला, एक्चुअली मैं बनना चाहता था कॉमेडियन, जाना चाहता था मुंबई, घर वालों ने भेजा नहीं। फिर मुझे लगा कि जासूस बनना चाहिए, क्योंकि जासूसी का शौक था, नॉवेल बचपन से पढ़ता था, जासूस बनने का भी मौका नहीं मिला। फिर किसी ने बताया क्राइम रिपोर्टर बन जाओ, जासूसी का ही काम होता है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। और एक और भी असर था मेरे ऊपर, पाकिस्तानी क्रिकेटर कैप्टन इमरान खान का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उनसे एक सवाल पूछा गया था कि अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते, तो इमरान खान ने जवाब दिया था कि मैं कुछ भी होता, 9 से 5 की नौकरी नहीं करता। मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा मैं ऐसी नौकरी करना चाहता हूँ जिसमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, 9 से 5। फिर मैंने पता किया कि ऐसी कौन कौन सी नौकरी है, पता चला जर्नलिज्म है। मैंने कहा फिर यही ठीक है। तो इस तरीके से क्राइम रिपोर्टर हुआ। उस जमाने में इमेज ये थी मेरे साथियों की सबकी कि वो कुर्ता पजामा पहन के, चप्पल पहनकर और एक थैला लटका के जर्नलिस्ट की पहचान यही थी, मतलब एकदम बेचारे टाइप के साथ। और बाकी था उस वक्त, सैलरी भी इतनी नहीं थी, और शायद एक वजह ये भी थी कि उस वक्त एक मिशन भी था, जर्नलिज्म कहीं ना कहीं। 80s की अगर हम दौर की बात करें, 90s के बाद चीजें बदली, 2000 के बाद तो पूरी बदल गई। फिर न्यूज चैनल आया तो उसने इसमें ग्लैमर का तड़का मारा, सैलरी बहुत ज्यादा हो गई। मतलब प्रिंट में अगर 10-20 साल काम करते थे तो शायद उस वक्त 10-15 हजार रुपए बहुत ज्यादा सैलरी मानी जाती थी। टीवी में आप 10-10 लाख रुपए सैलरी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी अपनी लाइफ नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है, क्योंकि टीवी 24 घंटे का है, आप 24 घंटे ड्यूटी पे हो, जो हम सबके साथ होता है। तो मेरा जो पहला सवाल था कि मीडिया है क्या। जाहिर सी बात है, कोई भी जो चलाता है उसके अपने खर्चे होंगे, वो खर्चा मेंटेन करना पड़ेगा, एम्प्लॉय से लेके आपके ऑफिस स्पेस से तमाम चीजें। एक चैनल का अगर मैं आज तक जैसे लेवल की बात करूं तो शायद सिर्फ सैलरी में पर एनम
50-75 करोड़ रुपए जाता होगा, बाकी खर्च चला गया शूट का। आप ऑल ओवर इंडिया छोड़ दीजिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में रिपोर्टिंग के लिए भेज दिया जाता है, हम लोगों को ही भेजा गया। और एक बार आप विदेश जाते हैं तो कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा वैसे ही होता है। तो ये सारी चीजें आती कहाँ से? एक ही सोर्स है, वो एडवर्टाइजिंग से। ये सोचना कि मीडिया सिर्फ मिशन है या इसके जरिए हम समाज का सुधार कर रहे हैं, ये सोच बदलनी होगी। है सभी बिजनेस, लेकिन सवाल है कौन किसकी ईमानदारी से इस बिजनेस को चला रहा है। वरना कोई साधु संत बैठा नहीं है जो उसके पास पैसे हैं, उसने लगा दिया कि चलो क्रांति करो, जाओ रिपोर्टिंग करो, समाज सुधारना है, देश सुधारना है, ऐसी। हाँ, अगर इसके जरिए चीजें सुधर रही हैं तो ये प्लस पॉइंट है। जैसे मुझे कभी ये गलतफहमी नहीं हुई कि मेरी क्राइम रिपोर्टिंग से हिंदुस्तान में क्राइम खत्म हो जाएगा या पुलिस वाले सारे सुधर जाएंगे, डरेंगे ही। गलतफहमी है। मेरा अपना मानना है कि इस दुनिया में जब आखिरी 2 लोग बचेंगे तब भी क्राइम होगा, क्योंकि 2 लोग भी एक साथ प्यार से नहीं रह सकते। तो हम जैसे क्राइम रिपोर्टर की रोजी रोटी चलती रहेगी। तो ये सबसे पहले हमें दिमाग से निकाल देना चाहिए कि मीडिया बिका हुआ, ये सारी चीजें, ये बाहर बैठे हुए लोग बातें करते हैं, लेकिन मीडिया हाउस चौथा, आपको जैसा पता है, डेमोक्रेसी का स्तंभ है, खंबा है, और इसका काम है सरकार पे नजर रखना, आपके आसपास जो भी चीज गलत हो रही है उस पर नजर रखना। और अभी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वक्त मीडिया में काम करने का। उसकी कई वजह है। जैसे अभी मैं आ रहा था तो मुझे कल ही पता चला, 5 साल पहले तक शायद मीडिया के जो एडवर्टाइजमेंट का पर एनम रेवेन्यू था वो 20,000 करोड़ रुपए था। 2020 तक ये 1 लाख करोड़ रुपए होने जा रहा है, मतलब सीधे 80,000 करोड़ रुपए। इस वक्त देश में करीब 500 चैनल है, न्यूज चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें से 80 to 100 तो नेशनल चैनल है, बाकी रीजन 100-150 चैनल पाइपलाइन में जो आने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि कैसे बढ़ रहा है। प्रिंट का ग्रोथ जो है अभी 2020 तक दिखा रहा है कि 8%, टेलीविजन का 22%। तो ये चीजें आने वाले दौर में तेजी से बढ़ेंगी, और सोशल मीडिया जब आएगा तो वो और भी क्रांति करेगा। लेकिन ये बिजनेस एस्पेक्ट है, वो चूंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूं तो मैं आपसे सिर्फ, बल्कि मैं चाहूंगा कि मैं बोलूंगा, मगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो जरूर पूछें। बस 2-3 चीजें बुनियादी बताना चाहता हूं। जैसे एक ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि मीडिया बिकी हुई है, या कोई भी अगर करप्शन करता, अगर मैं किसी से पैसे लेता हूं, मेरा दावा है मैं 15 दिन से ज्यादा नहीं छुपा पाऊंगा, वो लीक हो जाएगा। जिसने दिया या तो वो करेगा या मेरी टीम करेगी, या क्योंकि मीडिया की इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, जितने लोग हैं एक साथ एक ही दिन मिलते हैं, दिखते हैं, वो काम करते हैं, वो बता देंगे। तो करप्शन करके मैं बच जाऊं ऐसा नहीं होगा। और मीडिया में इमेज सबसे जरूरी चीज है। अगर एक बार मेरी इमेज खराब हो गई, उसे लग गया कि ये पैसे लेता है, उसे लग गया कि ये फर्जी खबरें दिखाता है, उसे लग गया झूठी चीजें दिखाता है, ना फिर मेरे ऊपर कोई बिलीव करेगा, ना मेरा व्यूअर बिलीव करेगा। अगर वो स्क्रीन खोलता है, वारदात देखता है, उसे लगता है यार ये जब भी आता है, इसने बताया 5 मर्डर हुआ था, जबकि हुआ ही था ही। तो ऐसे 2-3 बार मैंने दिखाया, मेरी इमेज खराब, और जब इमेज खराब तो फिर मैं खत्म, और मैं खत्म तो फिर चैनल को भी मुझसे कोई जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे लोगों को रखा भी नहीं जाता। तो ये चीजें, और खासतौर पे न्यू कमर्स या बाकी के लोगों को सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मीडिया क्या है। दूर से देख के हम बुराई बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन हकीकत को अगर आप समझेंगे तो ऐसे। और दूसरा अगर पहलू ये देखें, ऐसा शायद ही कोई पेशा हो जिसको लेके कभी उंगलियां ना उठी, इवन डॉक्टरी तक में उठती है। तो हमें निगेटिव के बजाय पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ, ये कई बार उठता है कि टीवी तमाशा है, तमाम लोगों से बात हो रही थी, प्रिंट की इमेज आज भी अच्छी है, ठीक है, ये लड़ाई चल सकती है। लेकिन मेरा सवाल है कि टीवी अगर तमाशा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं दिखाने वाला या आप देखने वाले? मैंने अपने करियर में एक बहुत सारे लोगों से बात की पूरे देश में, अपना सर्वे है मेरा। ये आप लोग भी कभी अपने ऊपर आजमा के देख लीजिए। ड्राइंग रूम में एक टीवी सेट रखा हुआ, टीवी चल रहा है, न्यूज चैनल, न्यूज आ रही है, आज मोदी ने ये कहा, राहुल गांधी ने ये कहा, लालू प्रसाद ने ये कहा। आप एवरेज देखेंगे हर दिन 20 चेहरे होते हैं पॉलिटिशियंस के, जो घूम फिर के अलग अलग इश्यूज पे बात करते हैं। वही 20 चेहरे होंगे, वही 20 स्पोक्स पर्सन होंगे, वही बातें करेंगे। इसी दौरान अचानक एंकर आता है और एक खबर पड़ता है कि मुंबई में एक मॉडल का बलात्कार। मेरा दावा है कि अगर 5 लोग टीवी देख रहे हैं, उसमें से 4 अचानक रिमोट की तरफ हाथ बढ़ाएगा और ऑडियो तेज करते हैं। कभी आजमा के देख लीजिए क्यों।
उसकी वजह वो जानना चाहता है कि बलात्कार कैसे हुआ। अब सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, होता क्या है कि हम सब के अंदर एक मुजरिम छुपा होता है। हम सब शरीफ घर के हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी सोसाइटी चाहते हैं, लेकिन इंसान है, क्रिमिनल भी नहीं है, लेकिन हम सब के अंदर एक मुजरिम बैठा होता है। वो मुजरिम जो हमारे सामने है वो अपने अंदर के मुजरिम को बाहर निकाल लेता है, इसलिए वो मुजरिम हो गया। हम बाहर नहीं निकालते, हम अंदर ही रखते हैं, इसलिए हम ऐसी चीजों को देखना और सुनना जो कर नहीं सकते वो देखना और सुनना पसंद करते हैं। उसी में एक ही है। लेकिन फिर हम बुराई करेंगे, अरे यार वो तो टीवी पे तमाशा दिखा रहा है, वो तो रिक्रिएशन करता है, वो सिर्फ ऐसी रेप दिखाता है, वो पंडितों का ये दिखा रहा है। सवाल ये कि रिमोट आपके हाथ में, आप उसे मौका क्यों दे रहे हैं? एक बार में आप चैनल चेंज कर लीजिए, अगली बार से वो दिखाया जाता है, लेकिन हम ये करते नहीं। क्यों? हम ड्राइंग रूम में बैठ के कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, लेकिन हम चैनल नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ हम बोलेंगे। तो अगर टीवी में इस तरह की चीजें आती हैं जिसको लेके तमाम बहस होती है, उसके लिए जरूरी है कि पहले हम सुधार करें। आपके हाथ में कंट्रोल है। कोई भी न्यूज चैनल अगर ऑडियंस उसको देखना छोड़ दे, हर वीक टीआरपी आती है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो फिर वो चैनल चलेगा नहीं। जिसकी टीआरपी गिरेगी उसका रेवेन्यू गिरेगा, रेवेन्यू गिरेगा तो फिर चैनल ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। तो ये आम लोग हैं जो चैनल को चलाते हैं, उठाते हैं। कोई एक अच्छी चीज, अगर दिल्ली में भूखमरी से 5 लोग मर गए, ये खबर कोई नहीं देखता। मैं खुद कई बार ऐसी इमोशनल, क्राइम का इमोशन से बहुत गहरा रिश्ता है, ऐसी चीजें दिखाना लोग नहीं देखते। लेकिन अगर किसी मॉडल का मैं रेप दिखाता हूँ, सारे टूट के देखते हैं, आसाराम बाबू की करतूत दिखाता हूँ, सब देखते हैं। तो ये हमारे अंदर की चीजें हैं जिसे हमें बदलना चाहिए। सिर्फ दूसरों को शिकायत करने का कोई मतलब नहीं बनता। 2-3 चीजें, जैसे कविता ने भी बताया, अमावस की रात और उसकी, उन सब के भी जिम्मेदार हम लोग हैं। हम लोगों ने बहुत सारे कुकर्म कर रखे हैं टीवी पे, ऐसा नहीं साधु संत है, लेकिन मजबूरी है, दिखाना था, टीआरपी भी है। लेकिन ये जरूरी है कि अगर आप न्यूज करते हैं तो उसको डिफरेंट कैसे है। अगर दिल्ली में एक मर्डर होता है तो वो हर चैनल के पास खबर है। अगर एक नेता रिश्वत देते हुए पकड़ा जाता है वो हर एक के पास है। मोदी जी अगर लाइव कर रहे हैं या कुछ भाषण दे रहे हैं वो सभी दिखा रहा है। आप अलग कैसे होते हैं? आप अलग तभी होते हैं जब आप कुछ अलग सोचते हैं। जैसे अमावस और इसकी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। दिल्ली में हर दिन एवरेज 7 मर्डर होता है, करीब 5 रेप होता है, 12 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। हिंदुस्तान में एवरेज हर साल 45,000 लोगों का मर्डर होता है, करीब 1 लाख से ऊपर रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, 70,000 से ज्यादा रेप होता है। किसी भी शहर में, अभी मैं आ रहा था तो पता चला मंदसौर में भी एक चौराहा है जिसमें हर हफ्ते 2-4 एक्सीडेंट होता है, मरते होंगे। तो ये चीजें चौंकाती कहाँ है? हर दिन मर्डर, हर दिन रेप, डकैती, तो बोर नहीं हो जाते लोग। लेकिन इसी में अगर आप एक नए तरीके से कुछ उसको ढूंढ के डालते हैं अपना एंगल, तो वही लोग वही मर्डर, वही रेप ज्यादा गहराई से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली के कनॉट प्लेस में डबल मर्डर होता और आया कि एक डबल मर्डर हो गया, किसी का इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा 7 मर्डर हर दिन होता है तो क्या फर्क पड़ता है, वो और हो गया। लेकिन कोई एक लाइन अगर कहे कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक डबल मर्डर हुआ और उसकी बॉडी के 100 टुकड़े कर दिए, तो हर दूसरा आदमी जानना चाहेगा कि 100 के मारे यार इतनी क्या नफरत थी। तो ऐसी चीजें जो खींचती है आपको, वही चीजें लोग देखते हैं। और टीवी में कि नया कुछ सोचते रहना ये बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि टीवी में मेरा अपना एक मशवरा है तमाम उन लोगों के लिए जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, अगर कोई इसको नौकरी सोच के आ रहा तो बिल्कुल मत आए। ये पैशन है, यहाँ आने का टाइम है, आपके ऑफिस जाने का कोई टाइम नहीं होता। ये पैशन है। पैशन अगर तभी है जब आपको इसमें शौक हो कुछ करने का। बाकी सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। मैंने जैसा कहा कि सैलरी बहुत ज्यादा है जो आप सोच नहीं सकते। आपको बाकी जितनी सुविधाएं दी जाती हैं, विदेश घुमाया जाता है हर साल, और बाकी हर साल जो अप्रेजल होता है उसमें बहुत सारे पैसे बढ़ते हैं। लेकिन आपकी अपनी लाइफ छीन ली जाती है। आपके घर में क्या फंक्शन है, क्या जरूरत है, शायद आप उसका हिस्सा ना बने, क्योंकि आप हर वक्त ड्यूटी पे होते हैं। तो अगर यहाँ पे मंदसौर में इस तरह के कोर्सेज आ रहे हैं तो अच्छा, हमारी बिरादरी के और नए लोग आएंगे और लोग पढ़ेंगे। आने वाला दौर सोशल मीडिया का भी दौर है, इसलिए स्कोप बहुत है। और अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, हालांकि ये भी है कि जो फील्ड में ज़्यादा सीखने को मिलता है वो क्लासरूम में कम मिलता है, तो जो फील्ड में आप जाते हैं तभी आपको सीखने को मिलता है। लेकिन बेसिक चीज़ें जो है
सिर्फ मैं जो बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से टेलीविजन सीखने के लिए 3 दिन से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मुझे आप यहाँ से 5 स्टूडेंट उठा के दे दीजिए कि इसको टेलीविजन सिखा दो, 3 दिन में सिखा दूंगा। कैसे? बड़ा इजी है। पहला ये होता है कि आप जब आते हैं तो आपका एक बॉस होता है, वो असाइन करता है। जैसे हैदर बताया मॉर्चरी उसकी मीट, जाओ तुम ये स्टोरी करो, सब कुछ लाइनअप करके भेज दिया। वो गया कैमरामैन को शूट करना है, कैमरामैन ने शूट किया, वापस आया, स्क्रिप्ट उसने लिखा, किसी और ने स्क्रिप्ट उसकी एडिट कर दी, वीडियो एडिटर ने एडिट कर दी। तो उसमें इस रिपोर्टर का क्या काम हुआ? कुछ भी नहीं। 3 दिन में ये पूरा सिस्टम सीख जाएगा। बट 2 चीज ऐसी है जो वो पूरे शायद जब तक काम करता रहना सीखता है, वो सिखाने की जरूरत होती है क्लासरूम में और ऐसे इंस्टीट्यूशन में। एक, स्क्रिप्ट लिखना, आप चाहे टीवी पे हो या प्रिंट में, अगर आप अच्छा लिख नहीं सकते तो आप बोल नहीं सकते। दूसरा, न्यूज सेंस, कि आपकी खबर की समझ कैसी है। जैसा मैंने पहले कहा कि हर एक के पास सेम स्टोरी होती है, आप उसको डिफरेंट कैसे करते हैं। स्क्रिप्ट सीखने में उम्र निकल जाती है, क्योंकि ये वो प्रोसेस है जो आप हमेशा सीखते हैं। नेटवर्क और सोर्सेज जिसमें रिपोर्टर जिंदा होता है, वो जब आप फील्ड में जाते हैं तब बनते हैं। टेलीविजन में मेरा मानना है कि अगर स्क्रिप्ट जिसमें है तो विजुअल रूप, इन दोनों को अलग कर दीजिए तो फिर डेड बॉडी जैसे सड़ जाती है वैसी होती है। तो अगर स्क्रिप्टिंग आपकी अच्छी है, आपके अंदर न्यूज सेंस है, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आपको सीखना, बाकी टीवी में सिखाने के लिए कुछ नहीं है। 3 दिन में आप सीख जाएंगे। और जिसके भी दिमाग में हुआ है कि यार ये टीवी है, ये इतने सारे लोग इनको देखते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, कुछ नहीं, बड़ा आसान काम है। करने के लिए कुछ नहीं है इसमें, हाँ डिफरेंट करने के लिए बहुत कुछ है। बट इसके लिए आपको चाहिए, जैसा मैंने पहले कहा, कि एक तो पैशन, नौकरी समझ के कोई इसको ना आए, क्योंकि वो फिर भाग जाएगा एक हफ्ते में। और कुछ आगे बढ़ना है तो उसको डिफरेंट करना पड़ेगा, मतलब अपने आप को झोंक देना पड़ेगा। अगर वो ये सब कर सकता है तो मोस्ट वेलकम, जर्नलिज्म में आना चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और अभी आने वाला दौर इससे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देगा। बाकी आप लोगों में ज़्यादा बोल नहीं करूँगा। थैंक यू। इसके जस्ट सेशन के बाद एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होगा, तो आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी क्यूरियोसिटी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो आप हमारे आज के जो भी हमारे चीफ गेस्ट